आज नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के कई विधायकों के सवालात विधानसभा के सत्र के दौरान लगे थे और ज़्यादातर सवाल स्वास्थ्य विभाग को लेकर थे। इससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने कई सवालात स्वास्थ्य प्रणाली, सेवाएं, योजनाओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जो डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक उनसे किए। डिप्टी सीएम ने जब स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक से लगातार समाजवादी पार्टी के विधायक इस तरह के सवालात कर रहे थे, तो समाजवादी पार्टी के विधायक के सवालात के जवाबात न देकर एक बात ब्रजेश पाठक ने कह दी, यानी नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बारे में कि उन्होंने ये कहा था लड़के हैं, गलती कर सकते हैं। इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आ गए, हंगामा करने लगे, शोरगुल करने लगे, नारेबाजी करने लगे और ये मांग करने के लगे कि ब्रजेश पाठक तत्काल जो है नेताजी के शान में जो गुस्ताखी की है उससे हम सब से माफ़ी मांगें और जनता से माफ़ी मांगें। ब्रजेश पाठक खामोशी से बैठ गए और सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा कि हमें बताया जाए कि आखिरकार ब्रजेश पाठक ने क्या कह दिया है, हम उनसे कहेंगे। मगर ब्रजेश पाठक से सतीश महाना यानी विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ नहीं कहा और लगातार समाजवादी पार्टी के विधायक हंगामा करते रहे। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि सतीश महाना को विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। तो आखिरकार परिचर्चा चर्चा मुख्य मुद्दों से भटकती हुई इस तरह के राजनीति मुद्दों पर आकर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से जनता के सवालात कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं और इस तरह की टिप्पणी की वजह से सदन की कार्यवाही संचालित नहीं होती, जिसकी वजह से मूल मुद्दों से भटकती हुई विधानसभा उत्तर प्रदेश। कैमरा पर्सन जुबैर के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज़। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र 2025 बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि 3 मार्च को जो है छत्तीसगढ़ का जो है बजट जो है पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है बजट को पेश करेंगे और बजट सत्र आज से शुरू होने से पहले राज्यपाल के अभिभाषण के जो है बजट सत्र की आज से शुरुआत हुई। बजट सत्र में जो है छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल है रमन डेका ने सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा लगातार छत्तीसगढ़ विकास की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में जो किसीहारी जो मजदूर हैं उनको भरपूर समर्थन मूल्य पे धान खरीदा जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनको भी जो है 70 लाख से अधिक महिलाएं हैं उनको जो है महतारी वंदन का लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जो है धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। इसके साथ ही उसके अभिभाषण में ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ डिजिटल की ओर जो है आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष ने सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये कॉपी पेस्ट अभिभाषण है, कुछ काम नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि ये पिछले साल की जो भाषण था उन्हें कॉपी पेस्ट किया गया है, कुछ नया नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी योजनाओं को बल्कि जो है सरकार ने जिक्र किया है अभिभाषण में। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार है, विश्वजी की सरकार है, उन्होंने 18 लाख आवास देने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि इसका आंकड़ा कहाँ है, आखिर कितने लोगों को जो है छत्तीसगढ़ में आवास मिला, उसका आंकड़ा कहाँ है, कितने लोगों को चाबी सरकार ने सौंपी, उसका आंकड़ा कहाँ है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी निशाना साधा कि छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली जो अधिकांश ट्रेनें हैं वो आए दिन रद्द हो रहे हैं, उसको लेकर सरकार आखिर क्या कर रही है। ऐसे कई मसलों को लेकर के सियासत जारी रहा पहले दिन बजट सत्र के। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ शंभू रही, जेके 24 न्यूज़, रायपुर। नमस्कार, मैं ताबिश कमाल हूं और आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद भी हैं। दिल्ली विधानसभा का आज पहला सत्र का पहला दिन 24 फरवरी से 27 फरवरी तक चलने वाले इस सत्र के दौरान आज पहले दिन तमाम विधायकों की शपथ हुई। हालांकि शपथ के बाद हमें यहां पर राजनीति भी देखने के लिए खूब मिली। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने के लिए पहुँची। शपथ के तुरंत बाद वो अपने तमाम विधायकों के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय पहुँच गई, जहाँ उन्होंने उनको याद दिलाया कि आपने दिल्ली
की महिलाओं से 2500 रुपये देने का वादा किया है। उस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जो वादे हमने किए हैं हम उनको पूरा करेंगे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने कहा कि आपने कहा था कि 8 मार्च से पहले इसको लागू किया जाएगा और साथ ही पहली कैबिनेट में महिलाओं के लिए ये राशि कैबिनेट से पास करा करके सुनिश्चित की जाएगी। वो भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की सरकार पर ये तमाम आरोप लगाते हुए याद दिलाने की कोशिश की है। हालांकि अब इस मुद्दे को लेकर दिल्ली में राजनीति हो रही है। बीजेपी ये कह रही है कि सरकार हमारी है, हमें हमारा एजेंडा है तो हमें काम करने दीजिए। मुख्यमंत्री जब ये सवाल पूछा जाता है तो वो हमेशा यही कहती हैं, लेकिन इस पर अब विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष की तरफ से लगभग 22 विधायक जो आम आदमी पार्टी के हैं वो एक के बाद एक तमाम मुद्दों को लेकर, संकल्प पत्र के वादों को लेकर बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से भी अपनी पूरी तैयारी कर ली गई है। 3 दिन तक चलने वाले सत्र में जहां आज शपथ हुई है, वहीं कल उपराज्यपाल का भाषण होना है। उसके बाद 2 दिन तक ये कार्रवाई रहेगी। लेकिन ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि इसी सत्र के दौरान सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिस पर सरकार विपक्ष को घेरने की कोशिश करेगा। यानी पिछली सरकार की जो 14 रिपोर्ट हैं उनको टेबल किया जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं बैठे बिठाए बीजेपी को ये मुद्दा मिला है कि वो पिछली सरकार को घेर सकें। हालांकि जब ये सवाल आम आदमी पार्टी के विधायकों से किया जा रहा है कि आपके खिलाफ भी सीएजी रिपोर्ट ला करके सरकार आपको घेरने की कोशिश करेगी, तो कह रहे हैं कि तमाम ऐसी रिपोर्ट हैं जो दबी हुई हैं उन सबको आना चाहिए और दिल्ली की जनता के सामने तमाम सच्चाई आनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका, सीएम फडणवीस के फैसले से बड़ी सियासी हलचल। नमस्कार, मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। आज बात करते हैं महाराष्ट्र की। आज महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को एक और बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एमएसपी आधारित कृषि उपज खरीद में अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में एक बार फिर खटास देखने को मिल रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व विपणन मंत्री अब्दुल सत्तार के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ NAFED द्वारा प्रस्तावित नोडल एजेंसियों की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार अब नोडल एजेंसियों की नियुक्ति पर और उनकी रणनीति की समीक्षा करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार सरकार नोडल एजेंसियों की नई नीति बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार उन एजेंसियों को मान्यता रद्द करने जा रही है जो मापदंडों पर पूरा नहीं करती। इस पर राजनीतिक विशेषज्ञों ने प्रतिक्रिया दी है कि ये मामला कृषि क्षेत्र से जुड़ा है और किसानों के हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। वहीं अब राजनीतिक दखलंदाजी के चलते नोडल एजेंसियों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है, जिनमें से कई और कृषि उपज खरीदी का कोई अनुभव नहीं है। 2 साल पहले तक ये संख्या सिर्फ 8 थी। जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तब इन एजेंसियों को मंजूरी दी गई थी। अब फडणवीस सरकार इस फैसले की समीक्षा करने जा रही है, तो साफ है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल मच गई है। क्या फडणवीस सरकार का ये कदम महायुति में दरार का संकेत है? क्या इसका असर आगामी चुनाव पर पड़ेगा? खास तौर से ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, जेके 24/7 न्यूज, मुंबई। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। तकरीबन 5 लाख अभ्यर्थी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट का आज से बोर्ड परीक्षाओं को देने के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचा। परीक्षा केंद्र में 2 पालियों में परीक्षा हुई, एक सुबह की पाली में और दूसरी दोपहर की पाली में। पहला दिन हिंदी के परीक्षा से शुरू हुआ और हिंदी की परीक्षा का पेपर आसान आया। छात्रों से बातचीत के दौरान ये जानकारी हुई कि जो पेपर हैं वो बेहद आसान आए, जिससे बच्चों को परीक्षा देने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई। दूर दराज में भी सेंटर पड़े हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए 8 बजे की समय रखा गया, जिससे छात्र छात्राएं आराम से अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सकें। आपको बता दें तकरीबन 120 से भी अधिक सेंटर्स बनाए गए हैं राजधानी लखनऊ में। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो तकरीबन 2000 से ज़्यादा सेंटर बने हैं जिन स्कूलों में परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं।
साथ ही साथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये उद्देश्य रहा है कि जो परीक्षाएं हो नकल विहीन हो, किसी भी तरीके से नकल नहीं होनी चाहिए। इसको देखते हुए प्रदेश के मुखिया ने शिक्षा विभाग में फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया है। तकरीबन 10 से ज़्यादा फ्लाइंग स्क्वाड जगह जगह पर औचक निरीक्षक के लिए पहुंचे, जहां परीक्षा केंद्रों में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। हालांकि देर शाम तक 5 बजे तक परीक्षा शाम 5 बजे तक चलती रही, जहां कहीं भी कोई समस्या का सामना किसी भी स्टूडेंट को नहीं करना पड़ा। चूँकि स्कूलों की तरफ से पहले ही एडमिट कार्ड दिए जा चुके थे और एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंगली बच्चों ने छात्राओं ने एक दिन पहले ही अपने विद्यालय केंद्रों को देखने का काम किया था। साफ तौर पे प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है यूपी बोर्ड की परीक्षा। तकरीबन 5.5 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों ने ये परीक्षाएँ दी हैं। आज से ये परीक्षा शुरू हो गई है। आपको बता दें 24 तारीख को होने वाली प्रयागराज में जो परीक्षा होनी थी वो पूरी तरीके से टाल दी गई थी प्रयागराज रेंज के लिए, चूँकि कुंभ का मौका चल रहा है, महाकुंभ का प्रयागराज में, और वहाँ के छात्राओं को जाम की व्यवस्थाओं से होते हुए परीक्षा केंद्रों में पहुँचने में देरी ना हो, इसको देखते हुए प्रयागराज में विशेषकर सिर्फ प्रयागराज रेंज में केवल ये परीक्षाएं स्थगित की गई थीं। जो परीक्षा आज के दिन होनी थी अब वो वहाँ पर प्रयागराज में 12 मार्च को होगी। रही बात पूरे उत्तर प्रदेश की, तो पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। बोर्ड की परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह ही छात्र एवं छात्राओं को बधाई दी एवं कहा कि साहस के साथ अपनी परीक्षाओं को दें एवं रिजल्ट की चिंता न करें। मेहनत से किया गया कार्य बेहतर रिजल्ट देता है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, जगह 24/7 न्यूज़, लखनऊ। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय मौसम में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। और अगर मौसम विभाग के भविष्यवाणी की बात करें तो मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में अगले 2 दिन के अंदर मौसम में और ज़्यादा उलटफेर देखने को मिल सकता है। दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो ताज़ा पूर्व अनुमान जारी किया गया है उसके अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 25 और 26 फरवरी को जो है मौसम में ज़्यादा जो है वो बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि 26 फरवरी को राजधानी दिल्ली में जो गर्मी है वो अपना तीखा तेवर दिखा सकते हैं, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास ज़रूर हो सकता है। और मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 25 फरवरी से सक्रिय हो रहा है, जिसका असर सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और साथ ही लेह लद्दाख के इलाकों में देखने को मिलेगा, और जिसके कारण ऊंचे पर्वतीय वाले क्षेत्र वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। वहीं अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो मौसम विभाग का मानना है कि मैदानी इलाकों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हम आपको जानकारी जो दे रहे हैं उसकी बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए मौसम विभाग का कहना है कि 27 फरवरी से राजधानी दिल्ली में एक बार मौसम में फिर से परिवर्तन देखने को मिलेगा, और 27 और 28 फरवरी को बादल छाए रहेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। और इसके साथ साथ 28 फरवरी को मौसम विभाग ने दिल्ली में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है। यानी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस समय दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जो मौसम का मिजाज है वो लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी धूप है तो कभी छाँव है। इस वक्त भी अगर आप ऊपर देख सकते हैं तो कभी धूप हो रही है तो कभी छाँव हो रही है। लेकिन लोगों को जो फरवरी के महीने में मार्च और अप्रैल जैसे गर्मी का एहसास हो रहा था वो 23 फरवरी से नहीं हो रहा, और इसकी जानकारी पहले ही मौसम विभाग ने दे दी थी। तो यानी कुल मिला के अगले 28 फरवरी तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो मौसम है उसमें लगातार परिवर्तन देखने को मिलेगा। जहाँ 26 तारीख को लोगों को ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, तो वहीं 27 और 28 फरवरी को बादल छा रहेंगे और गरज के साथ बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, जगह 24/7 न्यूज़, दिल्ली। प्रयागराज के महाकुंभ में अब तक 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। तो ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से 26 तारीख को महाशिवरात्रि है तो श्रद्धालुओं की जो संख्या है कहीं ना कहीं उसमें ज़रूर इजाफा होगी, और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार ने निर्देश दिया है कि कहीं पे भी जाम की स्थिति ना रहे और लगातार जो भी व्यवस्था है उसमें और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। और शायद यही वजह है कि आप देखिए कि लगातार चाहे पुलिस मुखिया की बात करें या प्रयागराज कमिश्नर की बात करें या कुंभ एसपी की बात करें या डीआईजी की बात करें, सारे जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं ये लास्ट जो नहान है
पर्व है महाशिवरात्रि का, इस दृष्टिगत कोई अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर लगातार अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग भी की जा रही है और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि जो भी श्रद्धालु महाशिवरात्रि के दिन आएंगे उनके लिए कोई असुविधा ना हो। लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार और सरकार की मशीनरी ये सुनिश्चित कर रही है कि प्रयागराज के महाकुंभ में किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो, तो ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से महाशिवरात्रि है, इस दौरान जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मिश्रा, JK 24/7, लखनऊ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड में आज की सबसे बड़ी खबर है 27 फरवरी को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में होने जा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। इस दौरे में प्रधानमंत्री गंगोत्री के शीतकालीन निवास मुखबा यानी मुखी मठ में जो है निवास करेंगे, प्रवास करेंगे और वहाँ पे शीतकालीन यात्रा की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री के इस एक दिवसीय दौरे को लेकर के राज्य सरकार तमाम तैयारियां कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आज उत्तरकाशी के हरसिल पहुँचे और वहाँ मुखी मठ में तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री के इस दौरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं और किसी भी तरह की कोई कमी न हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान प्रमुख प्रस्तुतियों में उत्तराखंड की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी खासा ध्यान रखा जाए। यहाँ की जो संस्कृति है उसको अक्षुण्य रखने के लिए वहाँ पे उसका अच्छा प्रबंधन किया जाए और तरह तरह की प्रस्तुतियाँ प्रधानमंत्री के सामने की जाए। उन्होंने कहा इसके माध्यम से उत्तराखंड में जहाँ शीतकालीन यात्रा स्थापित होगी और उत्तराखंड की आर्थिकी को गति मिलेगी, वहीं पे पर्यटकों की बड़ी संख्या भी इसके चलते शीतकालीन यात्रा की ओर आकर्षित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं और उत्तराखंड से उनका प्रेम जग जाहिर है और इसीलिए समय समय पे उनका दौरा उत्तराखंड में होता रहता है और उनके हर दौरे से उत्तराखंड को एक नई पहचान मिलती है, यहाँ की आर्थिकी को एक बड़ी गति भी मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए हम सब तैयार हैं और उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से उत्तराखंड में न केवल चारधाम यात्रा बल्कि जो शीतकालीन यात्रा को सरकार स्थापित करने की जी तोड़ कोशिश कर रही है वह भी स्थापित होगी और निश्चित रूप से उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लग जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड इसके लिए तैयार है और प्रधानमंत्री के इस दौरे से निश्चित रूप से उत्तराखंड की समृद्धि को नए पंख मिलेंगे। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराज गर्ग राजधानी देहरादून से और बात करेंगे राजधानी देहरादून की स्मार्ट सिटी, क्योंकि राजधानी देहरादून काफ़ी समय पहले कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी में सम्मिलित हो चुकी थी और अभी तक देखा जाए कि देहरादून के अंदर जो स्मार्ट सिटी के कार्य हैं वो लगातार जारी हैं, यानी कि अभी तक जो स्मार्ट सिटी के कार्य हैं वो पूरे नहीं हो पाए हैं और जिसके कारण आम जनमानस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आए दिन हादसे, सड़क हादसे हों या फिर कहा जाए कि सड़कों के कारण जो हादसे होते हैं वो आए दिन देखने को मिल रहे हैं। और लगातार जो राजधानी देहरादून की यदि हम बात करें तो स्मार्ट सिटी में आने के बाद लगातार निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसके कारण व्यापारियों को तो कहीं ना कहीं नुकसान उठाना ही पड़ रहा है, लेकिन वहीं आम जनमानस को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह पर जो सड़कें हैं वो खुद ही पड़ी हुई हैं और काफ़ी समय से काम चल रहा है, चाहे वो सीवर लाइन का काम हो या अन्य स्मार्ट सिटी के काम हो या फ्लाईओवर के काम हो। तमाम इस तरह के कार्य राजधानी देहरादून में होते हुए नजर आ रहे हैं और जिस पर कई बार जो राजपुर विधायक हैं खजान दास वो भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अब नए मेयर राजधानी देहरादून को मिले हैं तो उनके नेतृत्व में किस तरीके से स्मार्ट सिटी के कार्य होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े दावे कहीं ना कहीं मेयर सौरभ थपलियाल के द्वारा किए गए थे, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या सौरभ थपलियाल उन वादों को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी के कार्यों को किस तरीके से अब गति मिलती है देखने वाली बात होगी। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून।
नमस्कार, मैं देव प्रकाश। आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के दौरे को लेकर सियासत गरमा गई है, जिसको लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एवं बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने उन पर हमला करते हुए बोला है कि प्रधानमंत्री जब जब बिहार में चुनाव होता है तब वो बिहार के दौरे पे आते हैं, उनको बिहार से कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव ने उन पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जुमलेबाजी करने के लिए बिहार में आ रहे हैं और बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। उन्होंने कहा कि जब जब चुनाव होते हैं तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार याद आता है और बिहार के दौरे पर वो चले आते हैं। उन्होंने पिछले बार जो प्रधानमंत्री चंपारण में आए थे उस विषय पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पिछले बार चंपारण गए और वहाँ पे उन्होंने वादा किया, जुमला किया कि मैं यहाँ पर चीनी मिल खुलवाऊँगा और अगले बार आऊँगा तो उसी जगह पे मैं चाय भी पीऊँगा। लेकिन प्रधानमंत्री के इन जुमलों से कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ना वहाँ पे चीनी मिल खोली गई। तेजस्वी यादव ने आगे हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जब जब बिहार आते हैं वो जुमलेबाजी करने के लिए आते हैं। इसके पहले भी उन्होंने आए थे तो केवल लिट्टी खाने के लिए आते हैं, वो लिट्टी खाएंगे और मधुबनी पेंटिंग देखेंगे और उसके बाद छठी मैया को याद दिलाते हुए वो बिहार से वापस जुमले देकर चले जाते हैं। अब देखना होगा कि बिहार में चुनाव का समय है, ये आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर जारी है और आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का बिहार का दौरा जो है कितना सफल होता है, ये वो शाम को फिर वापस दिल्ली लौटने वाले हैं। अब वो अपनी जनसभा में क्या संबोधित करते हैं और क्या कर रहे हैं इसके शाम को पता चलेगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ देव प्रकाश, JK 24/7 न्यूज़, पटना।